पढ़ना बने ना। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक बार तुम्हें बेहतरीन स्टोरी बताई कि नहीं? भगवान को भी सजा दी जाती है छत्तीसगढ़ में। यहाँ का जो आदिवासी समूह है, आदिवासी समूह, अगर वो इच्छा मांग भगवान से मांगता है और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करती है तो कोर्ट लगती है, या भगवान को भी बुलाया जाता है, केस चलता है और फिर सजा भी होती है। केवल दुनिया में एक ही जगह देखने को मिलेगा, वहां पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक झरना भी है जो उल्टा बहता है। कैसे बहता है? उल्टा बहता है। सुना है क्या कभी? उल्टा बहता होगा, तुम समझ रहे हो पानी कैसे उल्टा बह रहा होगा? पानी झरने में ऊपर से नीचे आता है ना, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। पानी ऊंचाई पे चढ़ता है वहां। पूछिए कैसे झरना होगा। उस झरने के आसपास जितनी भी जगह है ना, वह सब में भी यही होता है, पानी होता है। नाम भूल गया उसका। मैं आपको कल बताऊंगा, मैं मेरे पास उसका फोटो है, मैं बताऊंगा। नाम बिल्कुल ध्यान से, ना से कुछ ऐसा नाम है, भूल गया मैं। तो वहां के जो खेतों में भी और जो वहां बताया ना, पूरा पूरा पानी उल्टा चलता है वहां। मतलब चाट है तो पानी वहां पे जाना चाहिए, ढड़क की ओर जाना चाहिए ना, जहाँ ढलान है, पर ढलान से ऊपर की ओर चलता है पानी। ठीक है कि नहीं? वाह। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन मतलब होता है क्या? नदियों का क्षेत्र। क्या? नदियों का क्षेत्र होता है, उसे हम बेसिन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। क्यों है? क्योंकि महानदी है। तो महानदी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भी है, वैसे तो मध्य प्रदेश में भी है। इसका जो अबाय तंत्र जो है ना, उसका ड्रेनेज सिस्टम मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। इसका निर्माण अ- अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। मतलब धसाव के मतलब छत्तीसगढ़ ऐसा है, दिख रहा है ना, ऐसा। छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है। हमारा तो मध्य प्रदेश ऐसा हो जाता है कहीं पे, पर छत्तीसगढ़ ऐसा है। तो पानी भर गया ना, पानी भर गया तो धान हो गई, और धान हो गई तो धान को कटोरा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और आप जानते हैं उड़ीसा में भी ये कंडीशन है। तो उड़ीसा में हम देखते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, तो वहां भी तो चावल से संबंधित चीजें है ना। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का मैंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तार है दंडकारण्य वन का, बताया था कि नहीं? और छोटा नागपुर आ गया झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्र में आ गया, बंगाल, बंगाल में। तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है ना। तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है वो कहा से, छोटा नागपुर से कहा से अलग होता है? महानदी से। मतलब छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर को अलग कौन करता है? महानदी। कौन करता है? और छोटा नागपुर और दंडकारण्य को अलग कौन करता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव आदि प्रवाहित होती है। ये कौन की सहायक नदी है? महानदी। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर मात्रा होती है। छत्तीसगढ़ बेसिन में क्या पाया जाता है? कोयला। और वो कौन सा क्रम का पाया जाता है? गोंडवाना क्रम। क्लियर है? ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा ये महानदी बेसिन, महानदी का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें जो महानदी आप जानते हैं कि यहाँ उड़ीसा से होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। अगला आता है क्या? दंडकारण्य का पठार। क्या पठार? ये ध्यान रखना, महानदी के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कटोरा कहते हैं? इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। विस्तार देखें इसका, कहाँ कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। काय का विस्तार है ये? दंडकारण्य के पठार। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहां पर है? मध्यवर्ती भाग में। अभी देखेंगे इसको, दिखना। ये अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं
उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब उपजाऊपन खत्म और खनिज ज्यादा। भारत में टिन धातु दंडकारक पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी टिन है? कहाँ पाई जाती है? दंडकारक पठार में स्थित बस्तर में। कौन सा क्षेत्र है ये? बस्तर छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ पर कौन सा खनिज ज्यादा निकलता है? टिन। कौन सी धातु निकलती है? टिन। ये देखिए, ये विस्तार है, देख पा रहे होंगे आप। क्या कहलाता है ये? दंडकारक वन। समझ में आया कि नहीं आया? महाराष्ट्र है ही, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, हैदराबाद आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो इनमें विस्तार है काय का? दंडकारक वन का। ठीक है ना? ये लिखा है दंडकारक वन। अब आता है उत्तर पूर्वी पठार। कौन सा पठार? तो उत्तर पूर्व में कहाँ जाएंगे हम? सेवन सिस्टर में पहुंच जाते हैं कि नहीं? असम वगैरह में पहुंच जाएंगे कि नहीं? वहां देखेंगे। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो ये तो मैंने आपको बताया, गैप हो गया बीच में। उस गैप का नाम बताए थे ही आपको। प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार कहां तक मिलता है हमें? पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलता है कि नहीं? तो यही लिखा है इसमें। उत्पत्ति में संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है ना? जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। तो ये मैंने बताया, ये गैप काय के द्वारा हुआ है? गंगा के कारण से। कौन ने गैप किया ये? ठीक है ना? गंगा के कारण से गैप हुआ, जिसमें बांग्लादेश बसा या बंगाल बसा, पूरा का पूरा। क्या बसा? बंगाल। समझ में आया ना? क्योंकि गंगा नदी जो है वो जब इस प्रायद्वीपीय भारत से टकराई, टकराने के कारण क्या हुआ कि उसने यहाँ पे चट्टानों को तोड़ना चालू किया। चट्टानें टूटी और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरी। इसी गैप को नाम क्या दे दिया हमने? राजमहल गारो गैप। कौन सा? देखो, राजमहल आपको झारखंड में मिल जाता है, और गारो खासी जयंतियां कहाँ मिलती हैं? मिलती है कि नहीं? ये प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणी है कि नहीं है? पर इनका क्या है, दोनों को अलग कर दिया यहाँ से। किसने? गंगा ने। किसने कर दिया? अथवा इसी को कहते हैं क्या? मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। ठीक है ना? इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया, मेकेर आदि पहाड़ियां अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है कि नहीं? गारो, खासी, जयंतिया और मेकेर। गारो, खासी, जयंती इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां। ये जनजातियां भी है, इन्हीं के नाम पे पहाड़ी है। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। मतलब इस तरीके से कीप रूप मतलब होता है, आपने देखिए कीप ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, ऊपर से चौड़ी होती है। ऐसी पर्वत श्रेणी है। समझ में आया ना? नीचे तो आप जानते पर्वत कैसा होता है, इस तरीके का होता है कि नहीं? नीचे चौड़ा हो गया तो हाँ, ऊपर ऊपर से तो सकड़ा हो गया कि नहीं? ये भी ऐसा होता है, ऊपर चौड़ाई आ गई कि नहीं आई इस तरीके की, और उस तरीके का बन गया कि नहीं? बादल तो आते हैं पर वे घिर जाते हैं। अब बाहर कहाँ जाए, इस कारण क्या बरसात हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही हो रहा है कहाँ पर? अभी हिमाचल में और उत्तराखंड में। वहाँ की पहाड़ियों में क्या है कि जो बादल भारी है, वहाँ पहाड़ों में छिप गए, वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहे। बढ़ नहीं पा रहे कारण क्या है? तो भाई तबाही मचा रहे हैं वो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया यहाँ वर्षा ज्यादा क्यों होती है? कौन कौन से? देखो, पहले नाम चलता था चेरापूंजी का, काय का चलता था? अब नाम है काय का? मासिनराम का। पर है तो दोनों के दोनों कहाँ पर? मेघालय में। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसे इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी पठार को का नाम पड़ते हैं क्या? शिलोंग का पठार। बात एक है। ठीक है ना? इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अभी आप नौकरी मेघालय में अवस्थित है। कौन सी है? उत्तर पूर्वी पठार या शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौकरी। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना? औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लेटराइट मिट्टी या सदाबहार वनों का विकास हुआ है। तो आप जानते हैं पूरी भारत में काय का
उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। या कह सकते हैं कि जहां वर्षा ज्यादा होती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में भी पाई जाती है कि नहीं, तो वर्षा भी ज्यादा होती है वहां, तो लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिलेंगे भाई? सदाबहार वन क्यों मिलते हैं ये मैं आपको बताया, पानी ज्यादा गिरेगा तो वन ज्यादा होंगे, और सदाबहार वन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनकी ऊंचाई ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, पानी रोज मिलेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं? अगला आता है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, क्या है इसे देखते हैं अपन। देखो, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। ये तो पढ़ लिया, धस गया ना। ये पर्वत थे, ये पर्वत थे, ये बीच वाला भाग क्या हुआ? धस गया। तो ऐसा हो गया कि नहीं? इसको क्या किया हमने? मालदा गैप। कौन सा? या ये राजमहल और ये गारो, तो राजमहल गारो गैप हो गया कि नहीं? इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत, राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। जबकि पश्चिमी बंगाल में इसे क्या नाम से जाना जाता है? मालदा गैप कहते हैं। मुझे लगता है कि ये तो समझ में आ गया होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। काय के द्वारा? गंगा और इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण मैग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पे? मालदा गैप में कौन सी मिट्टी? पीट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कौन सी वन बने? मैग्रोव वन। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। मैग्रोव वन को और किस नाम से जाना जाता है? कौन कौन बताएगा? मैग्रोव वनों के और नाम क्या क्या है? ये तो करंट में ही पढ़ा दिया 2 बार हमने, बताओ। हाँ राजा तुम बताओ, एक ही बता दे। एक ज्वारीय, एक तो नाम आ गया, क्या ज्वारीय? टाइडल फॉरेस्ट कहेंगे इन्हें, ज्वारीय या टाइडल। और कौन बताएगा? तुम बताओ। अनूप वनस्पति कह देंगे, नहीं क्या कह देते हैं? अनूप वनस्पति। और कोई? हाँ संध्या जी आप बताएं। वनाक्षक जानते क्या होते? वनों से घिरा हुआ या ढका हुआ कहते हैं। ये तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। वनाचली, वनाचली। नाम बताया था मैंने। हाँ, वनाचली। डेल्टा, डेल्टा बैक ग्रुप बने, डेल्टा कब से कहने लगे? डेल्टा ही वन, क्या कहेंगे? डेल्टा ही वन। और कोई नाम है? हाँ, सुंदरबन के हैं। मैक्रो वनों को थोड़ी कहते हैं, मैक्रो वन तो बहुत जगह पे है। सुंदरबन जो है ना, सुंदरबन डेल्टा, उसे कहते हैं क्या? पृथ्वी की किडनी। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? मैक्रो वनों को थोड़ी कहते हैं, सुंदरबन को कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैक्रो वन तो दुनिया में बहुत जगह पे है, हर जगह को थोड़ी किडनी खेत फिर रहे हैं। सुंदरबन को कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जंगल भी हर जगह है, पर अमेजन के जंगलों को ही कहते हैं क्या? लंग्स ऑफ अर्थ। जंगल तो तुम्हारे खेत में भी है, जाएंगे इन्हें भी कह लो जी लंग्स आ गए धरती के। अगला आता है कौन सा पठार? दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन। इस पठार का विस्तार कहाँ मिलेगा? तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में। तो पहले देखकर ध्यान रखना, आजकल प्रश्न भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ना कौन से क्वेश्चन का कैसा रूप है, त्रिभुजाकार कौन सा है, गोल कौन सा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई साहब कछु भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आप तो और भयंकर केबीसी चलाने लगो, गाना की 2 लाइन बताओ कौन सी फिल्म को गाना। तो तुम समझ रहे हो ना क्या कर दे रहे हैं पेपर में। उसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पहला क्या है? कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार? दूसरा दक्कन ट्रैप, और तीसरा आंध्र का पठार। देखो पहले दक्कन ट्रैप देख ले।
ये दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र में बेसाल चट्टान, अब बेसाल से क्या बताया था मैंने आपको? बेसाल चट्टान कब बनती है? जब ज्वालामुखी से क्या निकलता है, और जब लावा ठंडा होता है तो कौन सा? बेसाल। और बेसाल के ठंडा होने से फिर उसके अपरदन होने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। ध्यान रखना है, पर तुम इन्हें याद करत फिरो। महाराष्ट्र में बेसाल चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी हाथ ऊपर करो, कौन सी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? यार मुझे वो तेरी बात समझ में नहीं आया, तू रोज आता है कॉलेज में भी तू ऐसा ही रह जाता है, जब एच में भी नहीं दे वो पढ़ा था तू भाई को आंसर ही नहीं दे। घर जाके एक आध बार किताब उठाते हमरी, लगता तो नहीं है। सर पढ़ेगो नहीं तो बड़े हो कैसे? फिर तो तू जान देना कोई मिल गया ऋतिक रोशन हो जाएगा यार, शरीर बड़ा हो जाएगा, अकल इतनी सी रहेगी तुम्हें। कल ही बताए थे कि नहीं बताए थे? प्रिंसिपाल नहीं बता सकते। हाँ, कपास की खेती के लिए, काय के लिए? कपास। इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। कहां से 16 डिग्री? क्या आप बताएंगे 16 डिग्री किसको अलग और करता है? शायद 16 डिग्री है। हाँ, मैंने करंट में पढ़ाया था शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। 100% करंट में पढ़ा चुके हैं हम। 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको अलग करती है। करंट देख रहे हैं तुम, करंट कितनी अच्छी है। फालतू भयंकर पढ़ के आओ यार, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए दो पे यार कल। नमस्कार जी, आप बताएं। पश्चिमी घाट को दो भागों में अलग करती है, इसको बताए थे कि नहीं? क्यों से ध्यान है? लग नहीं रहा सकलन से ध्यान है। पश्चिमी घाट के दो भाग बताए, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इन्हें बांटने का काम कौन ने किया? 16 डिग्री चरण। कौन से डिग्री चरण ने? 16। और 16 जो गोवा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? गोवा से। समझ में आया ना? समझ में आओगा? गंगा 16 डिग्री किस किस को अलग कर देती है? मतलब किसको अलग करती है? पश्चिमी घाट को दो भागों में। भाग नहीं, पश्चिमी घाट। यही है ना? वेस्टर्न घाट है, उसके दो पार्ट में डिवाइड करता है कौन? 16 डिग्री चैनल। ठीक है ना? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 के ऊपर एक और चैनल का नाम बता दिए। 22 डिग्री चैनल क्यों महत्वपूर्ण है, क्या संबंधित है उससे, फैक्ट बताएंगे आप 22 डिग्री चैनल से? हाँ, तो 22 डिग्री से क्या होना चालू हो जाता है? भारत जो है 22 डिग्री लाइन, ये पेन रखा है ना, ये 22 डिग्री लाइन है। लो, यहाँ से भारत कैसा दिख रहा है तुम्हें? सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। कैसा जा रहा है? कितने डिग्री से? 22 डिग्री से। ये 22 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यहाँ से भारत क्या हो जाता है? सकरा सिकुड़ता चला जाता है। एक लाइन का और बताएं, सरक्रीक विवाद को और किस नाम से जाना जाता है? सरक्रीक विवाद। हाँ वर्षा जी, आप बता पाएंगी? कितने डिग्री? 24 डिग्री। सरक्रीक, सरक्रीक कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत और पाकिस्तान की जो विवाद से संबंधित है, और इसे किस चैनल के नाम से जाना जाता है? 24 डिग्री। बहुत बढ़िया, सब जानते हो तुम। आओ, इस पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अब बाहित होती है। दक्कन ट्रैप से कौन सी आती है? गोदावरी नदी। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ी यहाँ का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र है। पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है। बालाघाट कहाँ मिलेगा तुम्हें? महाराष्ट्र में। पहाड़ है भैया, महाराष्ट्र में, जिला मध्य प्रदेश में। समझ में आया कि नहीं आया? गलती करके आ जाते हैं। बालाघाट वो दिख रहा है, तीसरे बगल दिख रहा है ना, पर वो तो जिला है।
जब पहाड़ी है, जब पहाड़ी कहाँ मिलेगी तुम्हें? महाराष्ट्र में। पेपर में हरिश्चंद्र पहाड़ी भी पूछी गई है, कहाँ मिलेगी? कोई कौन बताएगा? हरिश्चंद्र पहाड़ी नहीं बताओगे? हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ मिलेगी? अरे लालो, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, यहाँ पे मिलती है। कर्नाटक में कौन सी? हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है ना? और अभी जब पश्चिमी घाट आएगा ना तो उसमें चोटियां आएंगी, वहां पढ़ लेंगे। तो ये देखिए आप, क्या है? दक्कन ट्रैप। क्या है ये भैया? ये विस्तार है काय का? दक्कन ट्रैप का। ठीक है ना? आओ कर्नाटक का पठार देखो अब। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? या ऐसा मान के चलो, कर्नाटक के पठार को ही क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा देखा जाए तो कर्नाटक का जो पठार है उसके कौन सा? पश्चिमी घाट से लगा हुआ पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये है कर्नाटक। दिख रहा है? और ये है पश्चिमी घाट। ये होगा कौन? जो पश्चिमी घाट होगा। तुम्हें जई में बैठाएंगे सालू, और तुम्हें कहा जाए दफना देंगे तुम्हें जई में ही। ये है कौन सा? पश्चिमी घाट। यहाँ है कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिमी भाग से लिखा है ना, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से, तो ये पश्चिमी घाट हो गया। से संलग्न पर्वतीय और पठारी क्षेत्र, मतलब इस क्षेत्र को कहेंगे कि नहीं? इसी को कहते हैं क्या? मलनाड। क्या कहते हैं? याद रहेगा? भूलना ये नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम। अब मैं पश्चिमी घाट पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पूछूंगा मैं, आप नहीं बता पाए तो इसी पठार में, इन्हीं पर्वतों के नीचे तुम्हें दफना दिया जाएगा। तुम काय बदल जाओगे फिर? अरे हीरा बदलोगे, हीरा हो तुम। आगे देखो, बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा? बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। तथा एक और क्या लिखा है? मूल्यांगिरी या मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये हम पश्चिमी घाट में भी पढ़ेंगे, समझ में आए ना? पर ये कहाँ के पठार में आता है? कर्नाटक के पठार में। ठीक है ना? दुनिया में, भारत में सबसे पहले कॉफी की खेती यही हुई थी भाई साहब। कहाँ पर? बाबा बुदान की पहाड़ी पर बीज लाए गए थे विदेश से, और जहाँ पे डाले गए थे, यहीं पे कॉफी का पहला पौधा भारत में कहाँ लगा था? बाबा बुदान पर। समझ में आओ? आप जानते कर्नाटक की सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉफी। 53%। पूरे भारत की कितनी? 53%। आधी कॉफी तो कर्नाटक में, ये ला लो। तो बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्यांगिरी या मुलनगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। भाई सच्ची लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। ऑक्सफोर्ड एक्सलर्ट में कुद्रेमुख को बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। अपन जाए अलग जगह पढ़ेंगे, समझ में आए ना? ये याद रखना है अपन को। पेपर में कहूँ नहीं पूछ रहा है ऑक्सफोर्ड के हिसाब से बताओ, अपन से हमेशा ऐसा पूछेंगे। समझ में आया कि नहीं? मलनाड से सलगन पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। देखो ये पढ़ के आए अपन अभी। ये क्या है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? और ये क्या होगा? और मलनाड के जो पूरब में जो होगा, इसे मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैदान। ठीक है ना? याद रहेगा ऐसे, जैसे बना बना के देख के अपन मैप लगा होता है ना, तो उसे सारी चीज याद बन। सीता जी इतना देख लो तना, नींद आने लगी, सो जाओ, तुम स्वाद हो। नाश्ता तुम चाय लाओ कर 4-5 कप, एक अक्षर तुम जहाँ देख दो, 4 अक्षर किताब में देख के सो जाते हो तुम। नहीं तुम बिस्तर लाओ कर निकल से, एक अलग से बैग में। ठीक है ना? और इतने कहता हूँ लास्ट में इन्हें बिस्तर कर दी करे, तो चल सो जाओ। हमारे साथ होता था ऐसा, हम जब कक्षा 1 में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में? 1 में। हम गांव में पढ़े। गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने से पहले एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 करी हमने। एक आचार्य जी पढ़ावे आते, ऐसे ही एक हॉल था,
बमटार फट्टी थी, घर के बगल में जस्ट दीवार से दीवार लग पढ़ाने आते थे गांव पर, तो हमें दादी चल पढ़ बे, थैला भी दादी ले रही है और हमें भी हाथ में पकड़ के दादी ले जा रही है, और जाके एक भाई साहब थे उनके बगल में जाके बैठा देती थी। समझ में आया? तो वे ही पढ़ते थे। मतलब अपनी कंडीशन तो ये नहीं था तुम तो हमसे बहुत अच्छी हो, हमारी तो ये कंडीशन होती थी, मार साहब बोर्ड पे लगाते का आ, और बड़े आ तक तो हमारे मुंह से आवाज निकलने लगती कि सो गए अब हम। तो भाई साहब जो बगल में बैठते थे बहुत मोटे ताजे थे, तो उनकी गोदी में जाकर लेट जाते हम। शुरू में मार पड़ी हमें भयंकर, फिर हम तो महाबेशरम, बहुत दिनों तक मार पड़ी, लेकिन आखिर में आचार्य जी उन्हें हार माननी पड़ी, फिर जाए कोई नहीं उठा सकता। आखिरकार में फिर घटनाएं ऐसी घटी, हम आते थे, दादी छोड़ने जाती थी, हमें वहां बैठा दिया जाता था, हम उन्हीं भाई साहब के जाके पास में बैठते थे क्योंकि वह नींद अच्छी आती थी, ठीक है ना। और हम बड़े आके तक आधे तक सो जाते थे। धीरे धीरे घटनाएं ऐसी हुई तो जो आचार्य थे उन्होंने हमें उठाना बंद कर दिया क्योंकि वे समझ गए बेशरमों को क्या उठाओ। समझ में आया कि नहीं? तो हम बेहतरीन सोए वहां पर। समझ में आया? तो एक साल हम ऐसे पढ़े, फिर हमें सरकारी स्कूल में डाला गया, फिर वहां पढ़े, फिर हमें एक प्राइवेट स्कूल में, फिर अनंत प्राइमरी स्कूल, तो वहां डाला गया, तो वहां जाके फिर पढ़े मढ़े हम, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट में जब पढ़े पहली बार तो भाई साहब बड़ा आज तक ना देखा हमने, जब तक उसमें रहे हम। इस तरह सोच रहे ना कितना बड़ा सफर होगा कि नींद लग जाती थी। तो आप तो बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सो, इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमें पता है, एक्सपीरियंस है इस चीज का, आती है नींद, क्या करें। आओ। मल्हार से सलगनपुर में अपेक्षा कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। मैदान में भी जो ऊंचा भाग है उसे क्या कहते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक के पठार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं नहीं, कल कराएं जी, पहले जाए पढ़ो, जाते स्टोरी सुनाएंगे एक और। धात्विक मतलब क्या होता है? तुम बताओ कृष्णपाल, धात्विक मतलब क्या होता है? नहीं, हम सोचते थे तुम्हें आता है। तुम बताओ धात्विक मतलब। हाँ, धातु, मेटल मिलते हैं कहां पर? कर्नाटक में। इसी धात्विक खनिज में या धात्विक खदान में, धातु खदान में या मेटल माइल्स में फिल्म बनी थी केजीएफ। कौन सी? केजीएफ। केजीएफ में जो खदान बताई वो वास्तविक में खदान कर्नाटक में है, जहां से सोना निकलता। तो स्टोरी भले कुछ भी बना दी हो, पर जो बताई है ना वहां पर वो सही बताई है। वहां पर दी है कर्नाटक में। समझ में आया ना? क्योंकि सोना आप जानते हैं कर्नाटक के पठार से हीरे मिलते हैं कि नहीं भाई? एक तो मध्य प्रदेश में पन्ना में, दूसरा कर्नाटक में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आना बोल दो, यहाँ सोना मिलता है, सोने की खदानें भी यहाँ पर, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। समझ में आया? तो केजीएफ फिल्म जो बनी वो पूरी पूरी शूट भी यहीं हुई थी, इन्हीं खदानों में। तो खदान आपने देखी होंगी, ऐसी खदानें होती हैं, वहाँ काम करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, ज्यादा समय तक जिंदगी नहीं रहती उनकी, क्योंकि खदानों में धूल ज्यादा रहती है। धूल कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, लंग्स खराब हो जाती है, इसलिए ज्यादा लंबा समय का जीवन नहीं होता है, ठीक है ना। और उनकी कंडीशन तो इतनी बेकार होती है मजदूरों की, जब हम मर जाते हैं उन्हीं खदानों में उन्हें दफना दिए जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। खदान खोद रही है, कंकाल निकल रहे हैं, ये चलता रहता है। धस जाती है कभी कभी खदान, नीचे उनमें गहराई होती है 1 1 किलोमीटर की। कोई दिक्कत नहीं, आओ अपन तो जाएंगे। ये फिल्म तो देख ली होगी तुमने। हाँ, यही देखोगे और क्या करोगे। हाँ, कितने गा का तो हाँ। यहाँ लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। तो बाबा बुदान में कौन सा अयस्क पाया जाता है, मतलब कौन क्या चीज पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? कहाँ पर? बाबा बुदान की पहाड़ी में आसपास क्या मिलता है? लोहा मिलता है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अभ्यास क्षेत्र है,
कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। नदियां तो अलग ही पड़ेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसे जोग या गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये आप जानते, बहुत लंबे समय तक आपने पढ़ा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कौन सा? अब कौन सा है? कौन सा है? कुंचिकल है भैया, कुंचिकल जलप्रपात। और बहुत लंबे समय तक हमने इसको पढ़ा है जोग या गरसोपा। कौन सी नदी पर है? तो अगर ये पहला होगा तो अब ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। तो ध्यान रखना है, पहला कौन सा हो गया? कुंचिकल जलप्रपात। ओ हाँ, ये लिखा है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर, जो कि शिमोग जिले कर्नाटक में वाराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो ये महत्वपूर्ण है। पहले हमने जब इसकी पता नहीं चला तब तक हमने आपके लूसेंट में भी आज देखेंगे तो गर या गरसोपा ही नाम मिलेगा आपको। पुरानी लूसेंट है उनमें नाम आपको जोग या गरसोपा ही मिलता है। ठीक है ना। कौन सी नदी पर है वो? शरावती। और ये कौन सी नदी पर है? बाराही। नाम इसका क्या है? कुंचिकल। कौन सा ये? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका एक नाम और ध्यान रखना, कौन सा? महात्मा गांधी। देख रहे हैं ये कर्नाटक का पठार है। हिंदकार पढ़ के आए कि नहीं? ये कौन सा आ गया? और इस पूरे को कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप अलग है इसमें और कर्नाटक पठार अलग है। अब आता है कौन सा? आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। अब ये भी ध्यान रखना। तो ये तो अपने आप पता, जब पेपर में पूछना तो नहीं है इसको तेलंगाना पूछेंगे का। तेलंगाना का पठार कहाँ है? मूर्ख है पेपर वालों, पूछेगा तेलंगाना का पठार कहाँ है? फिर ऑप्शन में भी तेलंगाना देगा, पूछेगा क्या? पर मुझे लगता है ये तो पूछ सकता है ना। क्या लिखा है? रायलसीमा का पठार कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहां बेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है। देखो नाम लेवे में आपको अलग ही लगेगा, लेके देखो। तुम देखो तो फिल्में आते उनमें भी नाम ऐसे मिलते क्या नहीं। जबकि कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तो ये देखो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठार को ऐसे कहते हैं, और कृष्णा नदी के उत्तर के में क्या है, मतलब कृष्णा नदी के ऊपर नीचे वाला हो गया कि नहीं। और ये कृष्णा नदी जा रही है तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। नॉर्थ वाले को क्या कहते हैं? उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को कहते हैं तेलंगाना। ये क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं रायलसीमा। क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखना है। कृष्णा नदी दो पठारों के बीच में बहती है। ऊपर कौन सा है? तेलंगाना। नीचे कौन सा है? तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लेरू झील अवस्थित है। कौन सी? जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि नहीं। एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है? कोल्लेरू झील। दलदल जानो बहुत है, अपन अपनी भाषा में कीचड़ के हैं। क्या कहते हैं? बस जहाँ में रेत और मिल जाता है। कब मिल जाती है? रेत। और पानी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। शाम चले जाओ तो बाहर का ना निकलो, पढ़ोगे नहीं तो भाई में डाल के आएंगे तुम्हें। ठीक है ना। एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है? कहाँ पर स्थित है? कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में। और मिलेगी कहाँ आपको? आंध्र प्रदेश में। इसे अपन नेक्स्ट क्लास में